हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद एक बार फिर से वाद विवाद प्रोग्राम में हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके बागी तेवरों की वजह से गुजरात के सबसे बड़े मुस्लिम नेता की राजनीतिक जमीन हिलाने के साथ मक्तमपुरा में कांग्रेस की विकेट गिरा चुके हैं। धोबी पछाड़ राजनीति का खिलाड़ी नंबर 1, जुहापुरा का अनमोल रत्न जिसके जीने और पतंग उड़ाने के अंदाज ही निराला है, ऊपर खुदा और नीचे एजाज खान और उसके चाहने वाले और अपने बाड़े में खींचने वाले नए राजनीतिक झुंड। बस इतना ही परिचय नहीं है इस युवा तुर्क राजनीतिक महाबली का। निर्भय, निडर, ताबड़तोड़ युवा नेता, आर्मचेयर, धोती फाड़ और पलंग तोड़ राजनीति का कट्टर विरोधी भी है। इनका नाम ही काफी है कहीं भी हंगामा मचाने के लिए, क्योंकि यह सबकी कुंडली जानते हैं, सबके राज बंद है इनके दिल के लॉकर में। यह कई बेकाबू तुर्रम खां नेताओं के कपड़े उतार चुके हैं। गुनाहित मानसिकता वाले लोग इनके नाम से ही कांपते हैं, रास्ता बदल लेते हैं एजाज खान को देखकर, क्योंकि एजाज खान ने बीड़ा उठा रखा है मुस्लिम राजनीति को बोगसिया और मुखबिरों से मुक्ति कराने का। जुहापुरा को एक मॉडल इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का इनको ख्वाब है, जुहापुरा को जन्नत बनाने का और फिर इसका नाम जन्नतपुरा रखने का। लेकिन आप चौंकिए नहीं, चौंकाना इनकी फितरत है। जन्मजात विद्रोही, तूफानी, जहां जाते हैं भूचाल आता है, जहां जाते हैं उनके चूल्हे हिला देते हैं। अपने राजनीतिक गॉडफादर का भी नहीं सुनते। आजाद, आशिकाना तबीयत के इस राजनीतिक पहलवान को गलत बात बिल्कुल सहन नहीं होती है। यह कहीं भी किसी से भी जंग छेड़ सकते हैं, भीड़ सकते हैं। सीने में आग, दिल में तड़प, ऊंची राजनीतिक उड़ान की तमन्ना, बेशुमार हसरतों के लिए जुहापुरा के इस युवराज ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। कोई माइकल आल इनको गुलाम नहीं बना सकता। AIMIM ज्वाइन करने के बाद इनकी शोहरत पूरे प्रदेश में काफ़ी बढ़ गई है और युवा हृदय सम्राट के तौर पर अपार राजनीतिक संभावनाओं के दरवाजे इनके लिए खुल गए हैं। जुहापुरा में एक मजबूत जनाधार वाले उम्मीदवार को हराने के बाद यह अपने जलवे दिखा चुके हैं। AIMIM के जीत के पीछे असल में इनका ही हाथ है और कांग्रेस की फजीयत के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। पर अभी इन्होंने जो गुलाट मारकर AIMIM के कैंप को ज्वाइन किया है, इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बात की चर्चा हो रही है इनकी राजनीतिक पतंगबाजी के चलते इनकी ईमानदारी पर लोग लाखों का सवाल उठा रहे हैं। वो भी इसलिए एजाज खान पठान क्या कर बैठे, जिसको लोगों ने कांग्रेस का झंडा उठाते देखा, उसने ऐसी गुलाट क्यों मारी, क्यों कन्वर्ट हुए। असल में एजाज खान पठान वह नहीं है जिसे लोग जानते हैं और समझते हैं, यह वह है जिसे लोग जानते ही नहीं हैं। यह जो दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है और जैसे जो सही में है वह किसी के तसव्वुर में नहीं आता। एजाज खान पठान हमारी आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। एजाज खान पठान, 16 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, या कांग्रेस में इतने चप्पल घिसने के बाद क्या कोई मजबूरी थी? तुम्हारे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं था? कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ने के बाद तुमको AIMIM में अवसर दिखता है, मजबूरी में या कोई नया आशियाना ढूंढने की तलाश में थे तुम? सबसे पहले तो मैं कौसर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके इस वाद विवाद प्रोग्राम में बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और इस सेवा के माध्यम द्वारा जो दलित, पिछड़े, गरीब और जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जिनके ऊपर आज जो समस्याएं उनकी है और उनके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है, उन सारे मुद्दों की लड़ाई
खुलकर लड़ने का कई वर्षों से मेरे दिल में एक प्रयास रहा है, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस तरह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। मैं जब कॉलेज काल में था, जब मुझे राजनीति का पूरा ज्ञान नहीं था, तभी मैं एक पार्टी के साथ जुड़ गया था, और उस पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो 16 साल मैंने उस पार्टी के लिए NSCY से लेकर अलग अलग संगठनों में मैंने काम किया, और काम करने के बाद जब कुछ मांगने की बारी आई तो उस वक्त मेरे काम को देखकर नहीं, लेकिन जो मूढ़ीवादी लोग हैं, ऐसे मूढ़ीवादी लोगों को और तकवादी लोगों को देखकर उसका आंकलन किया गया। उस बात को मैंने सोचते हुए उन सारे नेतागणों से और उस पार्टी से मैंने इलेक्शन के पहले ही खुद ही रिज़ाइन कर दिया था और खुद ही पार्टी को छोड़ दिया था। दूसरी बात चुनाव लड़ने की, तो जो मक्तमपुरा वार्ड, उसमें पिछले 10 वर्षों से मैंने जनता के सवालों को उठाने की दिल से कोशिश की थी और पूरे दिल से मेहनत की और उनके समस्याओं का समाधान किया था। मुझे ऐसा भरोसा था कि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और मुझे मत देंगे और मैं जीत कराऊंगा। लेकिन जो एक माहौल बना और जो पार्टी का सिंबल है, वो सबसे बड़ी बात होती है। जो यहाँ के पुराने कॉरपोरेटर का जो विरोध था, वो विरोध जो मुझ में तब्दील होना चाहिए था, वो विरोध के जो वोट मुझ में तब्दील होने चाहिए थे, उसके बदले MIM पार्टी में तब्दील हुए और अवैसी साहब पे लोगों ने भरोसा किया। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2021 के कॉरपोरेशन के चुनाव में जब मैंने हिस्सा लिया तो लोगों ने पूरे दिल से मुझे बताया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पार्टी सिंबल न होने की वजह से हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। इस बार MIM चुनाव लड़ रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुसलमानों की आवाज़ जो खुलकर उठाता है, ऐसी पार्टी अगर हमारे बीच आई है तो हम उसे वोट करेंगे। उसके बावजूद भी 1983 लोगों ने मुझे वोट दिया और 11 दिनों के कम समय में अगर 1983 लोग बगैर किसी सिंबल के, बगैर किसी बात के अगर मुझ पर भरोसा करते हैं, और ये इतिहास है आज तक के कॉरपोरेशन के मक्तमपुरा वार्ड के चुनाव में, पिछले 3 चुनाव में ये इतिहास है कि किसी भी निर्दलीय व्यक्ति को इतने वोट मिले हो। नहीं तो लोग 200-500 वोटों में सिमट जाते हैं, बगैर किसी का पैसा खर्च किए, बगैर कोई एफर्ट किए, बगैर कोई सभा किए, बगैर बूथ में लोग बिठाए। 1983 लोगों ने जो मुझे वोट दिया, मुझे समर्थन किया, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो मैं बगैर पार्टी के रहकर पूरी नहीं कर पा रहा था, तो वो भी आज MIM में जुड़ने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के काउंसिलर और यहाँ के पार्टी के सदर वो मेरा साथ देंगे और उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं में मैं कॉरपोरेटर नहीं हूँ, लेकिन उनका काम दिल से कर पाऊंगा। ये भी एक कारण रहा है MIM में जुड़ने का। तो इतने वर्षों से जिसके लिए मैंने काम किया, जिस पार्टी के लिए मैंने काम किया, वो पार्टी मुझे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उसके नेता मुझे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और लोगों ने यहाँ पे चुनाव में देखा, ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट दी गई कि जो लोग जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है, और उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। और MIM को मजबूती से वोट देकर MIM को यहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर 3 सीटें दी और जमालपुर में 4 सीटें दी। पूरे गुजरात में 3 जगह से कॉरपोरेशन में MIM चुनाव लड़ी और तीनों जगह पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और गुजरात के अंदर कॉरपोरेशन में 24 सीटें MIM के जीत के आई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है गुजरात की राजनीति का, गुजरात के मुसलमानों की राजनीति का। आने वाला वक्त मुसलमानों की राजनीति तय करेगा, ये इस बात से तय होता है। एजाज भाई, अनकंडीशनल गए हो या तुम्हारे साथ कोई डील हुई है? मार्केट में ये खबर है कि तुमको 2022 में वेजलपुर विधानसभा का उम्मीदवार बना रहे हैं, क्या ये सच है? कौसर भाई, आपका जो सवाल है थोड़ा मजाक वाला सवाल है। कोई बात नहीं, लोग बातें करते रहते हैं, हवाएं चलती रहती है, और अगर लोग ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे उस काबिल लोग समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकली पार्टी में जो भी पार्टी का संवैधानिक तरीका होता है, उस संवैधानिक तरीके से ये सारी चीज़ें तय होती है। कोई किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की बात को लेकर मैं किसी पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ। MIM में पहले भी मैंने बताया, MIM पे लोगों ने भरोसा किया है और कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। 2012 से मैं
एमआईएम को नोट कर रहा हूँ और अवैसी साहब की जो बातें रखने का जो तरीका है उससे मैं कई वर्षों से प्रभावित हूँ और उनकी जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर, उनकी जो बात रखने के तरीकों को देखकर मैं कई वर्षों से उनका एक बहुत बड़ा फैन था। और मैं ही नहीं, भले कहीं भी किसी भी पार्टी में कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो उनकी बात का फैन है, उनका आशिक है और उनकी बात को दिल से उसका समर्थन रहता है। हो सकता है कुछ बंदिशों के अंदर रहकर वो अपनी बात खुलकर नहीं कर पाता हो, जैसे पिछले वर्षों में मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अवैसी साहब के नेतृत्व में और हमारे गुजरात के सदर साबिर भाई काबलीवाला के नेतृत्व में गुजरात मजलिस को दिल से मजबूत करने की कोशिश करूंगा और हो सका इतनी मेहनत एमआईएम के लिए करूंगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी के आने की वजह से एक नया इतिहास सर्जा जाएगा 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव के अंदर एक ऐसा माहौल होगा जिसमें मुस्लिम वोटों को आज तक तो लोग लेते थे और उसको वोट बैंक समझकर उस पर राजनीति करते थे, लेकिन अब मुसलमान तय करेगा कि उनका नेता कौन है। सारे समाज के लोगों को एमआईएम आने वाले वक्त में चुनाव लड़वाने वाली है और जैसे हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, जैसे वहां पे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबी समाज के लोग मिलकर एमआईएम पार्टी को चला रहे हैं, ऐसे ही आने वाले वक्त में गुजरात में भी हमारे सदर साबिर काबलीवाला के नेतृत्व में हम मिलकर एक टीम बनकर बेहतर तरीके से एमआईएम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हारे साथ कोई डील नहीं, तुम अनकंडीशनल गए हो? मैं किसी भी चुनाव लड़ने की बात से किसी भी पार्टी में नहीं जुड़ा हूं। समय को देखते हुए, समय सूचकता देखते हुए पार्टी के हित में जो फैसला होगा उस फैसले में ही सबकी बेहतरी है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण मिलकर जो नक्की करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, उस पर हमारी हाँ होगी। एजाज खान, मक्तमपुरा वार्ड में पहले यूनुस जाम्बूवाला तुम्हें प्रतिद्वंदी की तरह देखते थे, क्या यह सच है कि अभी उनकी रिकमेंडेशन पर तुमको पार्टी में लिया गया है? यूनुस भाई जाम्बूवाला मेरे बहुत अजीज और मेरे बेहतरीन दोस्त है। यूनुस भाई जाम्बूवाला के साथ पिछले कई वर्षों में, और कौसर अली भाई आपके साथ भी हमने पिछले कई वर्षों में कई आंदोलन की है। भले ही मैं कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन जब भी जनता की किसी भी बात की लड़ाई लड़ने की बात हो तो वहां पे मैं हमेशा इस मुद्दों पे तत्पर रहा हूं, चाहे वो पानी आंदोलन हो, चाहे वहां पे डिमोलेशन की बात हो, और भी कहीं और विस्तार के आगेवान नूरजहां और कई लोग हमारे साथ रहे। तो हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम हो सके इतना समाज के लिए और हमारे विस्तार के कामों के लिए आगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले। यूनुस भाई जाम्बूवाला ने बड़े दिल से मेरी बात सदर तक पहुंचाने की कोशिश की है और बहुत से हमारे और भी एमआईएम के साथी है, उन्होंने भी हमारी बात वहाँ पे रखी गई है। दानिश भाई कुरैशी है, डॉक्टर साहब है, हमारे रब्बानी भाई है, वो सभी लोग, सलीम हाफिजी भाई है, तो सभी लोगों ने मिलकर एमआईएम में मेरे लिए बात रखी थी और सदर साहब ने, साबिर काबलीवाला साहब ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मुझे बहुत ही अच्छी और जिम्मेदारी दी है, जिसको कई वर्षों से मैं चाहता था कि किसी और पार्टी में मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें काम करूं, लेकिन उन्होंने मुझे एक सीमित दायरे में बांध कर रखा हुआ था। आज एमआईएम के सदर ने आज मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मुझे गुजरात के निरीक्षक के अंदर कच्छ में मेरी नियुक्ति की है। तो मेरे जितने भी साथी निरीक्षक हैं उन सभी के साथ मिलकर हम पूरे गुजरात में एमआईएम के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा प्लान लेकर हम जाएंगे। हम घर घर तक एमआईएम की मेंबरशिप को पहुंचाएंगे, अवैसी साहब के मैसेज को, हमारे साबिर भाई, हमारे गुजरात के सदर के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ी टीम लेकर हम आने वाले चुनाव 2022 में चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर जीत हासिल करेंगे। एजाज खान, तुमने असउद्दीन अवैसी से इन्फ्लुएंस होके या फिर यहाँ के सदर साबिर काबलीवाला के करिश्मेटिक और चुंबकीय व्यक्तित्व के खिंचाव में आकर AIMIM ज्वाइन की है? मैंने आपको पहले भी आपके एक सवाल में बताया कि मैं सदर, जो एमआईएम के सदर है असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके भाषणों को पिछले कई वर्षों से सुन रहा था, 2012 से मैं देख रहा था, लेकिन कुछ कारणों से मैं खुलकर उनका समर्थन नहीं कर पा रहा था। फिर एक बार मैं बताता हूं कि किसी भी पार्टी में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर है, असदुद्दीन अवैसी साहब के बेबाक अंदाज से लोग मर मिटते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो इस बात को कोई भी पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अगर किसी भी पार्टी में है, वो अपने दिल पर अगर ये बात रख कर, दिल पे हाथ रख कर अगर ये बात कहता है, तो ये अपनी बात जरूर वो करेगा ऑन कैमरा। भले ही वो किसी बंदिशों में बात न रख पाए, लेकिन उसके दिल में अवैसी साहब की एक छवि हमेशा रखी हुई है। इस बात को याद रखिए। और अवैसी साहब का जो एक किरदार है वो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक ऐसा किरदार है कि जो कई वर्षों पहले, जब आज़ादी के पहले मौलाना आज़ाद का एक किरदार था,
उस तरह का एक किरदार आज जब ये दूसरी आज़ादी की बात चल रही है इस देश में, इस आज़ादी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक ऐसा किरदार है जो मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए खुलकर जो आवाज़ उठाता है। आज पूरे पार्लियामेंट में एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है जो खुलकर इन लोगों की बात को उठाता है, इनके गम की बात को उठाता है। मुझे एक बात याद आ रही है 2012 के वक्त की, आपको भी कौसर भाई इस बात को याद करना होगा कि जब यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड आने वाला था और उस वक्त आप, मैं, नूरजापा और कुछ हमारे यहाँ के साथी मिलकर यहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए थे। उस धरने का जब कार्यक्रम था और उसके बाद वो उसको जो नेशनल न्यूज़ में उस कार्यक्रम को लिया गया, उस बात को अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 2012 में उठाया था। तो जुहापुरा की बात को भी उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम विस्तार की इस बात को लेकर पार्लियामेंट में बात रखी थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। लोग जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ चुनाव के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब को कोई मुस्लिम विस्तारों की बातें याद आती है, ऐसा नहीं है। 2012 में उनको कोई गुजरात से कोई लगाव नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़ना था। उसके बावजूद पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात खुलकर रखी थी कि जुहापुरा जैसे गुजरात के मुस्लिम के विस्तार में, जहां से बीजेपी वर्षों से जीतती आई है, आज वहां पे स्कूल, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, ये सारी सुविधाओं को देने के बदले में वहां पे कचरे का ढगला देने की बात चल रही है। ये बात अवैसी साहब ने की थी। तब से मैं अवैसी साहब का आशिक हूं, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। लेकिन कुछ कारणों से, कई वर्षों से किसी का जुड़ा हुआ होने की वजह से मैं ये अपनी दिल की बात नहीं कर पा रहा था। आज मुझे मौका मिला है तो मैं खुलकर आपकी ये बात के वाद विवाद की बात में अपनी बात खुलकर रखना चाहता हूं। असदुद्दीन अवैसी के टीवी डिबेट के साथी और भाजपा के प्रवक्ता उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना का नए दौर का अवतार मानते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के संगठन को चलाता कौन है वो आपको बिल्कुल पता है। एक ऐसा संगठन आरएसएस, जिसको कई वर्षों पहले प्रतिबंधित कर दिया था, जो संगठन जिसके आगेवान उन्होंने अंग्रेजों को उस वक्त में चिट्ठियां लिखी थी। तो जिन्ना के साथ कौन है वो तो जनता जानती है और यह बात जनता को बताने की जरूरत नहीं है। पहली बार भारत के इतिहास में पिछले 5 वर्षों में यह चीज हो रही है कि मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करके वोट लिया जाता था। लोग मुसलमानों का वोट लेकर चले जाते थे और उसके बाद कोई जवाबदेही उन लोगों की नहीं बनती थी। उसके सामने खुलकर पहली बार पूरे देश में अगर कोई मुस्लिम पार्टी, अगर कोई मुस्लिम आगेवान की बात है तो अवैसी साहब की बात है। वो खुलकर मुसलमानों के लिए मैदान में आया है और मुस्लिम, दलित और आदिवासी और ओबीसी समाज का सबका गठबंधन कर उन सबके गठजोड़ से आने वाले वक्त में आप देखोगे कि 20 साल के बाद का जो राजकीय अस्तित्व होगा उसमें एमआईएम पार्टी का बहुत ही बड़ा रोल होगा। हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर कम से कम 50 से 100 सीटें ऐसी होगी जो एमआईएम के पास होगी आने वाले 10 से 15 सालों में। और गुजरात की राजनीति में 2022 के अंदर आप देखना कि गुजरात की अगर सरकार बनानी होगी तो उनको एमआईएम के पास जरूर आना होगा। एमआईएम और बीटीपी का गठबंधन मिलकर आने वाली सरकार तय करेगा। तो बीटीपी ने तो गठबंधन तोड़ दिया है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। बीटीपी ने कोई भी गठबंधन नहीं तोड़ा है। छोटू वसावा साहब से हमारे गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला साहब और हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अवैसी साहब कांटेक्ट में है और आने वाले वक्त में बीटीपी के साथ मिलकर एमआईएम मजबूती से गुजरात में चुनाव लड़ेगी। जहां पे आदिवासी और मुस्लिमों का गठजोड़ बेहतर तरीके से होता है वहां पे बीटीपी के उम्मीदवारों को ज़्यादा उतारे जाएंगे और बाकी जहां पे मुस्लिम, दलित और दूसरे ओबीसी समाज के लोग हैं उनको जोड़कर वहां पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की जाएगी। एजाज खान, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? तुम कांग्रेस में थे तब और अब एआईएमआईएम ज्वाइन की है तो कौन है? मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और हिंदुस्तान के अंदर सभी का रोल मॉडल महात्मा गांधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। एक ऐसी शख्सियत महात्मा गांधी और अगर किसी का नाम अगर है तो बाबा साहेब आम्बेडकर। तो मेरे रोल मॉडल पहले से महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर है। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को एकजुट करने की कोशिश की, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की पूरी चळवळ के अंदर महात्मा गांधी का बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमें बहुमूल्य आज़ादी दिलवाई और बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया कि आज उस संविधान के मद्देनजर रखते हुए आज इस देश के अंदर सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी ज्ञाति के लोग, सभी प्रांत के लोग एक समान जीवन जी रहे हैं। तो ये दोनों ही लोग मेरे रोल मॉडल है। अवैसी साहब, उनकी स्पीच, उनकी बात रखने का तरीका, उनकी जो मुसलमान, दलित और आदिवासियों के लिए जो उनके दिल के जज्बात, इन सभी बातों का मैं दिल से बहुत कद्र करता हूं और अवैसी साहब के आने वाले वक्त में अवैसी साहब के नक्शे कदम पर चलने की मैं कोशिश करूंगा। एजाज खान, अभी आपने कांग्रेस से नाराज होने के बाद एआईएमआईएम ज्वाइन की है, तो आपको मजलिस में क्या कोई भविष्य दिखता है? मैंने किसी से फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी को ज्वाइन नहीं किया। मैं किसी पार्टी के साथ आज जुड़ा हूं तो उस पार्टी का इसलिए जुड़ा हूं कि मुझे लग रहा है कि मुसलमानों की आवाज़
दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज अगर कोई खुलकर उठा सकता है तो सिर्फ यही पार्टी है, एमआईएम पार्टी है, जो खुलकर इन लोगों की आवाज उठा सकता है। नहीं, अपने आप को एमआईएम में तुमको खुद का भविष्य क्या दिखता है? एमआईएम के अंदर जुड़ने के बाद आज मुझे इतना बड़ा यहाँ के सदर साहब साबिर भाई काबलीवाला द्वारा जो पद दिया गया, आज मुझे निरीक्षक बनाया गया, तो मेरी काबिलियत को समझकर आज उन्होंने मुझे मौका दिया है और मुझे पूरे कच्छ का एक प्रभार सौंपा है कि आप वहाँ पे जाइए और एमआईएम की टीम को मजबूत कीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और इसी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है किसी युवान को तो वो उसके लिए बेहतर साबित होगी। मैंने देखा है पिछले कई वर्षों के अंदर और कई बहुत सारे युवान ऐसे हैं जो युवान आज दबे हुए हैं, उनका कोई नेतृत्व, उनके नेतृत्व को विकसित करने के अंदर किसी भी पार्टी के लोग उसको मौका नहीं दे रहे हैं। तो मैं उन सभी युवाओं को भी, हम कई युवाओं के साथ कांटेक्ट में हैं और उन लोगों से बातचीत हमारी चल रही है। हमारी कोशिश है कि ऐसे युवाओं को, जो प्रतिभाशाली युवा है, उनको पार्टी में जोड़ा जाए और उनको जोड़कर पार्टी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि उनके पास प्रतिभा है लेकिन उनके पास मौका नहीं है। तो आज उनको मौका देने की बात यहाँ से एमआईएम में से की जा रही है और आने वाले वक्त में ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को जोड़कर एमआईएम मजबूती से काम करेगी और आने वाले वक्त में ऐसे नए लीडर हमको मिलने वाले हैं, ये बात पक्की है। 2 साल के बाद तुम एमआईएम में, तुम्हारी भूमिका क्या होगी? मैं एक मजलिस का अदना सा कार्यकर्ता हूं, मैं मजलिस का खादिम हूं। सबसे बड़ी बात कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं एक खादिम हूं, उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आने वाले वक्त में, आज भी मैं मजलिस का खादिम हूं और आने वाले वक्त में मजलिस का खादिम रहूंगा और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो भी सदर साहब जिम्मेदारी देंगे, उस पर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एजाज खान, तुमने इंडिपेंडेंट चुनाव क्यों लड़ा था? जब एमआईएम में ही जाना था तो एमआईएम से ही उम्मीदवार बन जाना था। कहीं एमआईएम ज्वाइन करना कोई पुराना कर्ज उतारना तो नहीं है? पहले मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट चुनाव मैंने क्यों लड़ा था। पिछले कई वर्षों से मैंने मकतमपुरा वार्ड के लिए 10 सालों से मैंने लोगों के लिए काम किया था। मुझे इस बार भरोसा था कि मैं चुनाव में इस बार रिजल्ट में जीत हासिल कर सकता हूं। एजाज खान, तुमने चुनाव के दौर में जमाते इस्लामी की ऑफिस पर कसम खाई थी कि एजाज खान कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। यह कसम क्यों तोड़नी पड़ी? कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी? चुनाव के वक्त मैंने ऐसा कहा था कि जिस पार्टी में मैंने रिजाइन किया है मैं उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करूंगा। तो मेरी बात यही थी कि मैं किसी जो पार्टी के साथ मैं हूं, पहले था, और जिसने हमारे साथ अन्याय किया उस पार्टी का मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। और दूसरी बात के क्राइसिस की जो बात है, तो एक बात को समझना हो कि जब तक आप किसी पॉलिटिकली पार्टी के साथ या किसी बड़े संगठन के साथ आप काम नहीं करते, तब तक अकेले रहकर आप कोई इतिहास सर्जन नहीं कर सकते। तो आपको अगर इतिहास बनाना है तो आपको इस तरह के माहौल के अंदर किसी भी पार्टी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुसलमानों की, एकदम खुल के बात रखूँगा मैं अपनी, मुसलमानों की अगर आवाज़ उठानी है और वो भी खुल कर उठानी है तो आपके पास एमआईएम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात सभी लोगों को समझ लेनी होगी, क्योंकि मैं जिस पार्टी में रहा, जब भी कभी कोई मुसलमान की बात रखने की अगर बात की जाती थी तो वहाँ से ऊपर से, वहाँ के लीडरों की ऊपर से ऐसी बात आती थी कि इस बात से हमको पॉलिटिकली नुकसान होगा। तो आप जिन लोगों के वोट ले रहे हो, उन लोगों के वोट तो ले लेते हो, लेकिन उनकी बात रखने के वक्त अगर आप पॉलिटिकली नुकसान होगा, आपको मतों का राजकारण करना है, अगर ये बात अगर आप सोचते हो तो आपको ऐसी पार्टी के साथ रहकर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आप खुलकर किसी के भी समर्थन में, किसी भी दलित, मुस्लिम, आदिवासी के समर्थन में खुलकर अपनी बात रख सकते हो। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को लेकर मैं एमआईएम में जुड़ा हूँ। वैसे तो कांग्रेस में तुम युवा मोर्चा में इंडिपेंडेंटली जो करना चाहे कर सकते थे, पार्टी इतना फ्रीडम था तुमको, क्या तुमको एमआईएम में भी ऐसी फ्रीडम मिलेगी? यहाँ पर पहले भी मैं जो कार्यक्रम करता था, उस कार्यक्रम में मुझे कहीं जगह से, कितनी सारी जगह से, कितने नेताओं से मुझे प्रेशर रहता था हमेशा, और उनकी तरफ से रोक टोक की जाती थी। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो हमेशा फ्रीडम में रहने में मानता है। तो आने वाले वक्त में भी मैं, अगर कोई मुद्दे से रहे जहां पे खुलकर आवाज़ उठानी हो तो मैं खुलकर आवाज़ उठाऊंगा। पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जहां भी कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ों की, मुसलमानों की अगर बात उठाने की बात रही तो खुलकर मैं वो बात उठाऊंगा और आने वाले वक्त में मजबूती से उन लोगों के लिए काम करता रहूंगा। यह थे एजाज खान पठान। हमारी बातों का एक प्रवक्ता की तरह से सीधा सपाट जवाब दिया। वाद विवाद प्रोग्राम में यहीं तक। हमको इजाजत दीजिए। नए एपिसोड में नए मुद्दे को लेकर एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, धन्यवाद,
यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारी आवाज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।